हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपकी एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। और आज हम करने वाले हैं इसका पहला टॉपिक जिसका नाम है वाइमर गणराज्य का जन्म। इसके पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पूरा करा दिया है जिसमें बेसिक्स आपको समझा दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन सी जानकारी हमें जाननी है। इतनी बातें हम जान चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उसको भी देख लीजिए ताकि इस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको हो जाए। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। टॉपिक का नाम है वाइमर गणराज्य का जन्म। अब ये वाइमर गणराज्य का जन्म कहाँ होता है? सबसे पहली बात तो ये आती है, तो कहाँ होता है? जर्मनी में ही होता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि चैप्टर का नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय, तो ये वाइमर गणराज्य आया कहाँ से? भाई यही तो इसकी पृष्ठभूमि है, यहीं से तो शुरुआत होती है हिटलर और नाजीवाद की। जी हाँ, हिटलर आएगा पहले तो भैया प्रथम विश्व युद्ध होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद होगा वाइमर गणराज्य का जन्म, फिर होगा हिटलर का उदय और हिटलर के बाद ही नाजीवादी विचारधारा आएगी। नाजीवाद है क्या? नाजीवाद एक तरीके का कंसेप्ट, एक अवधारणा है, एक विचारधारा है। ठीक है, जिसकी शुरुआत किसने करी थी? हिटलर ने करी थी। कहाँ करी थी? जर्मनी में करी थी। ऑलराइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम वाइमर गणराज्य के जन्म की प्रथम विश्व युद्ध से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जल्दी से कमेंट करके आप बता दो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था। चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, और ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, सभी को पता होती है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था भाई साहब 1914 से 1918 के बीच में। कब से कब तक? 1914 से 1918 के बीच में। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। जर्मनी पहले एक बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था। कब? 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में या सालों में। ठीक है, अब जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी बहुत ही महत्वाकांक्षी देश था, उसे क्या करना था? अपना साम्राज्य का विस्तार करना था। ठीक है, तो उसने ऑस्ट्रियाई समाज के साथ मिलकर, किसके साथ? ऑस्ट्रियाई समाज के साथ। इसको याद रखना, ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ी भूमिका है हर एक चीज में। कैसे है यहीं पर समझ लिया जाए तो ऑस्ट्रिया एक देश है। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? ऑस्ट्रिया की। ध्यान से सुनिएगा भाई सभी। ऑस्ट्रिया क्या है? एक देश है। ठीक है, और हिटलर का क्या रिलेशन है ऑस्ट्रिया के साथ? जर्मनी की तो बात कर ली कि जर्मनी में ही हिटलर ने जो है नाजीवाद की शुरुआत करी थी। हिटलर का उदय जो है जर्मनी में ही होता है, लेकिन हिटलर की जन्मभूमि क्या थी? हिटलर की जन्मभूमि थी ऑस्ट्रिया। जी हाँ, एक बात, एक संबंध ये हो गया ऑस्ट्रिया से। दूसरा, अब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत क्यों करी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत हुई थी, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का ही हाथ क्यों थामा? क्यों जानते हो? क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या सराजेवो में कर दी गई थी। जी हाँ, जिसका बदला ऑस्ट्रिया लेना चाहता था दूसरी कंट्री से। अब ऑस्ट्रिया में ही जन्म होता है हिटलर का। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 तक जो हुआ था,
तो प्रथम विश्व युद्ध में हार किसकी हुई थी? जर्मनी की ही हुई थी। ठीक है, ये बात भी हम जानेंगे, लेकिन शुरुआत भी किसने करी प्रथम विश्व युद्ध की? जर्मनी ने ही करी। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। क्यों करी ऑस्ट्रिया के साथ? ये रीजन मैं बता चुकी हूं आपको। तो किसने? जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध जो है मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। किन के बीच हुआ था ये? एक तरफ थी मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। ऑलराइट, तो उसने ऑस्ट्रियाई समाज के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल था सबसे पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। कौन कौन शामिल था? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे इसमें। उनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था 1914 से 1918 तक। इतनी बात क्लियर हो गई। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, एक बहुत ही पावरफुल कंट्री हुआ करता था। उसने क्या किया? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल था? पहले, सबसे पहले इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, उनके खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर दी कि भाई साहब हम आपसे युद्ध लड़ेंगे अब। ठीक है, और लेकिन जर्मनी को इतना अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। इवन किसी भी कंट्री को, पूरे विश्व को अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध 1914 से चालू होगा तो 1918 तक चलेगा। भाई साहब, युद्ध की बात है, ये छोटा सा टाइम नहीं है। हमारी जिंदगी भले ही तेजी से दौड़ रही हो, लेकिन जब युद्ध की बात आती है, ठीक है, तो हमें लगता है कब ये चीज खत्म हो। जैसे कि हम बात करें कोरोना महामारी की, अभी आई थी, ठीक है, 2020 में चली, 2021 में चली, 2022 में भी उसका थोड़ा बहुत प्रभाव देखा गया। ठीक, कितने लंबे समय तक चली, तो हमें एक एक दिन भी उस समय मुश्किल लगता था। तो ये साल भी आप देखो, प्रथम विश्व युद्ध के 1914 से 1918 तक के साल हैं, 4 से 5 साल तक ये युद्ध चला था। ठीक है, तो उन्हें, किसी भी कंट्री को यह अंदाजा नहीं था कि ये इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को, क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज के बीच में ही ये युद्ध चला था। ठीक है, और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। अब आप सोचें, किसी भी पूरे महाद्वीप की बात हो रही है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है। तो पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में युद्ध चल रहा है, यूरोपीय देशों के बीच युद्ध चल रहा है। तो आर्थिक दृष्टि से यूरोप कैसा हो जाएगा? बहुत ही कमजोर हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कोई भी डाउट हो पहली स्लाइड में, ठीक है, आपका आंसर दिया जाएगा। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। और हाँ, सेशन को लाइक शेयर करते जाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ऑलराइट, चलिए, तो अब क्या हुआ? युद्ध चल रहा है, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर शुरुआत करी है युद्ध की। तो फ्रांस और बेल्जियम पर, फ्रांस और बेल्जियम भी कौन से देश हैं? यूरोपियन कंट्री हैं। तो फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत के वर्षों में काफी सफलताएं हासिल करी थी। शुरुआत में फ्रांस पर हमला किया, फ्रांस को कब्जे में लिया, बेल्जियम पर हमला किया, बेल्जियम को कब्जे में लिया। ठीक है, ये सब किसकी तरफ से थे? मित्र राष्ट्रों की तरफ से थे। ठीक है, तो शुरुआती सालों में, तो युद्ध में शुरुआत में जर्मनी ने सफलताएं हासिल करी, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा किया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री होती है अमेरिका की। और कब होती है? 1917 में। तो 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो जाता है, किसमें शामिल हुआ? मित्र राष्ट्रों में। किन किन के साथ? फ्रांस के साथ, रूस के साथ, बेल्जियम के साथ, इनके साथ शामिल हुआ मित्र राष्ट्रों में। अभी हमने क्या क्या देखा था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। ठीक है, अब कौन शामिल हो गया है? अमेरिका भी शामिल हो गया है। तो लेकिन जब 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ, याद रखना है कौन से मित्र राष्ट्र थे, कौन से धुरी राष्ट्र थे। तो 1917 में जब अमेरिका शामिल हुआ तो इस खेमे को काफी ताकत मिली, यानी कि मित्र राष्ट्र और ज्यादा मजबूत हो गए। और आखिरकार 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्लियर हुई ये बात?
क्या होता है 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी कि जर्मनी हार गया था, मित्र राष्ट्र जीत गए थे। धुरी राष्ट्रों को केंद्रीय शक्तियां भी कहा जाता है, ठीक है, केंद्रीय शक्तियां, धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्रों के साथ साथ जर्मनी भी हार गया। और सबसे पहली शुरुआत हमने इस चैप्टर की किस लाइन से करी थी कि जर्मनी 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में एक शक्तिशाली देश हुआ करता था और प्रथम विश्व युद्ध का आगाज भी इसी ने किया ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, लेकिन 1918 में इसको घुटने टेकने पड़े, इसकी हार हो चुकी थी। ऑलराइट, अब प्रथम विश्व युद्ध तो हो चुका है। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में लोकतांत्रिक संविधान की हम बात करते हैं, ठीक है। अब सुनो भैया, साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय, यहां पर क्या कहा गया है, साम्राज्यवाद जर्मनी। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है, वो देश जो अपना साम्राज्य जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहे। जर्मनी शुरुआती दौर में एक बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही उसने करी थी, कई देशों पर कब्जा भी किया था, लेकिन आखिर में हार गया था। तो कैसा देश था, साम्राज्यवादी देश था, लेकिन हार गया और सम्राट के पद त्याग ने, वहां के राजा ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी कि भाई साहब हम हाथ खड़े करते हैं, हम यहाँ का शासन नहीं चला पाएंगे। तो जर्मनी की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध करवाया, ठीक है। साम्राज्यवादी जर्मनी हार चुका है, एक बात हो चुकी है, राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी है, दो बात हो चुकी है। अब शासन तो भैया कोई ना कोई चलाएगा कि नहीं चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा। तो जन्म होता है वहां की संसदीय पार्टियों का, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री पार्टीज का जन्म होता है। तो पार्लियामेंट्री पार्टीज जो थी, संसदीय पार्टियां जो थी, उनको जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने के एक अच्छा मौका उपलब्ध करवाया कि अब जर्मनी में हम एक नई संसदीय राजनीतिक व्यवस्था लेके आएंगे। ऑलराइट, और इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई, ठीक है, और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। जी हाँ, कहां पर, जर्मनी के वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। किस आधार पर, संघीय आधार पर। पॉलिटी में तो आपने पढ़ा होगा कि संघ सरकार किसे कहते हैं, जिसमें शक्तियों का बंटवारा रहता है, ठीक है, केंद्र में और राज्य में। तो संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान जर्मनी में पास किया गया और नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइखस्टॉग के लिए, जर्मन संसद का नाम क्या रखा गया था, राइखस्टॉग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। अब संसद बनाई गई है तो संसद में बैठने के लिए सांसद तो चाहिए ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो चाहिए। तो कैसे होंगे, अब लोकतांत्रिक संविधान है तो चुनाव के माध्यम से होंगे। ऑलराइट, फिर प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, निर्वाचन मतलब चुनाव के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार भी प्रदान किया गया कि चुनाव में सभी की भागीदारी होगी। और कौन सा अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार क्या कहता है कि सभी की चुनाव में भागीदारी होगी, सभी को अपना वोट डालने का अधिकार होगा, ठीक है। इस तरीके के काम जो है, यानी कि लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जा रही थी। चलिए चलते हैं अब आगे। अब देखें, अब होती है वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद क्या किया था मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर वर्साई की संधि की शर्तें थोपी थी, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि करी थी। अब इसको वर्साई क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्साई नामक स्थान पर यह संधि हुई थी, इसलिए से वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, अब जर्मनी हार चुका था तो जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों ने बहुत ही कठोर शर्तें थोप दी थी और जर्मनी को ही प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया था कि तुमने ही ये युद्ध की शुरुआत करी थी। और वाकई में करी थी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिला के मित्र राष्ट्रों पर हमला बोल दिया था और प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर दी थी और उसी के कारण पूरे के पूरे यूरोप को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, लाखों लोगों की डेथ हुई, ठीक है।
तो वर्साई की संधि जो है मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। अब बाकी देशों ने जर्मनी को हराया भी और जर्मनी पर शांति संधि की शर्तें थोपकर करारा बदला लिया। ठीक है, इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, जी हां, अब जर्मनी के उपनिवेश से क्या मतलब है, यानी कि जर्मनी ने जहां जहां कब्जा करके रखा था, जहां जहां अपना शासन बना के रखा था, वो छीन लिए। तो इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी यानी कि जनसंख्या, 13% भूभाग, जर्मनी को अपने पूरे देश के क्षेत्रफल का 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, जो जर्मनी के लोहा भंडार था उसका 75% और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे। जी हां, ठीक है, क्या क्या हर्जाने के रूप में भरना पड़ा? सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा के भंडार और 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को सौंपने पड़े थे। और जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी कि हम अब तुम्हारे पास तुम्हारी सेना को ही नहीं रहने देंगे, कर लो अब युद्ध। सेना ही नहीं रहेगी, तुम कैसे युद्ध करोगे? क्लियर हो रही है बात? तो इतना हर्जाना जो है जर्मनी को भरना पड़ा था युद्ध का। और युद्ध के अपराध बोध अनुच्छेद यानी कि वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया कि पूरे विश्व में जो भी तबाही हुई है किसके कारण हुई है? जर्मनी के कारण हुई है, जिसे युद्ध अपराध बोध कहा गया, वॉर गिल्ट क्लॉज कहा गया था। जी हां, इसके एवज में अब सुन लो भैया 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया जर्मनी पर कि युद्ध के हर्जाने के रूप में वो सारी चीजें तो आपसे हमने ली ही हैं, साथ ही साथ 6 अरब पाउंड का। ठीक है, पाउंड क्या है? एक मुद्रा है। 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। और बहुत सारे जर्मनों ने ना केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया था। वाइमर गणराज्य का वहां जन्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि राजा ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जर्मनी विश्व युद्ध में हार चुका था। ठीक है, वाइमर में एक नए संविधान का जन्म होता है, लोकतांत्रिक संविधान का जन्म होता है। तो जर्मन वासियों ने उस वाइमर गणराज्य के नए संविधान को ही इसका जिम्मेदार ठहराया कि युद्ध के बाद जो है हमारी और ज्यादा जो क्षति हो रही है, हानि हो रही है, वो वीमर गणराज्य के कारण ही हो रही है। ऑलराइट, क्लियर? अब युद्ध का असर जर्मनी या वीमर गणराज्य पर क्या पड़ता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो एक बात तो हमें यह पता चली गई है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, जर्मनी को हर्जाने के रूप में काफी सारी चीजें देनी पड़ी। अब प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर तोड़कर रख दिया। पूरे यूरोप महाद्वीप में यूरोपीय कंट्री के बीच में ये युद्ध हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हुआ था। पूरे महाद्वीप को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से एकदम निचोड़ कर रख दिया था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। यूरोप जो है पहले कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था। यूरोप के पास अपार धन संपदा थी कि दूसरे देश यूरोपीय देशों से कर्ज लिया करते थे, पैसा उधार लिया करते थे। और अब युद्ध जब खत्म होता है, 4 सालों तक जो युद्ध चलता है, तो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया था कि यूरोप को दूसरी कंट्री से, दूसरे कॉन्टिनेंट की कंट्री से, दूसरे महाद्वीपों के देशों से पैसा उधार लेना पड़ा था। ये नौबत आ गई थी। आप सोचो, जो देश दूसरों को पैसा उधार बांटता हो, अब वो खुद पैसा उधार लेने की नौबत उसे आ जाए तो क्या हालत होगी। ये हालत किस वजह से हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हुई थी। ठीक है, तो विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। क्योंकि पहले तो भाई सम्राट का शासन था वहां पर,
युद्ध के दौरान सम्राट अपने देश की स्थिति नहीं संभाल पाया, उसने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद ही तो वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ था। तो भुगतना किसको पड़ रहा है? नए वाइमर गणराज्य को भुगतना पड़ रहा है, नई जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो पुराने साम्राज्य ने जो अपराध किए थे उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ रहा है? नई सरकार को। पुरानी सरकार जो कुछ भी करके जाए देश में, जो भी जनता को उसको हानि हो, लेकिन 5 साल बाद जब सरकार चेंज होगी तो हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा? नई सरकार को। वो क्षतिपूर्ति किसको करनी पड़ेगी? वो कंपनसेशन किसको करना पड़ेगा? नई सरकार को। तो इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। किसको? वीमर गणराज्य को। युद्ध का हर्जाना भी भुगतना पड़ा, अपराध बोध भी भुगतना पड़ा कि उसने अपराध नहीं किया है, उस सरकार के थ्रू ये सब काम नहीं हुए हैं। ठीक है, वो तो नई सरकार बनी है, लेकिन भुगत कौन रहा है? वही नई सरकार भुगत रही है। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। 6 अरब पाउंड का आपको जुर्माना भरना पड़ा, 75% लोहे के भंडार आपको देने पड़े, 26% कोयला भंडार देना पड़ा, 10% आबादी अपनी देनी पड़ी, कुछ प्रतिशत लगभग 13% भूभाग भी अपना देना पड़ा। कितनी हानि हो चुकी है? क्लियर हो रही है बात? तो आर्थिक रूप से भी नई सरकार जो है अपंग हो चुकी थी। क्लियर हो रही है बात? तो युद्ध का असर जर्मनी पर और जर्मनी के नए वीमर गणराज्य पर किस तरीके से पड़ा, ये बात समझ में आई? अगर कोई भी डाउट हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ऑलराइट, चलिए अब देखें। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। कौन कौन थे? समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। और इन्हें क्या कहकर पुकारा गया? नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक भी उड़ाया गया था। तो इस तरीके से जर्मनी के वीमर गणराज्य की स्थिति प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, या प्रथम विश्व युद्ध का असर जर्मनी पर कुछ इस तरीके से पड़ा था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसका सीधा जवाब लिख सकते हैं। सवाल होगा आपका कि प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर या जर्मनी के वीमर गणराज्य पर किस तरीके से पड़ा, बताइए। बस जो मैंने आपको बताया है वही आपको हुबहू लिख देना है। ऑलराइट, चलिए आगे क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का यूरोपीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? अभी तो हमने जर्मनी पर असर या प्रभाव या इफेक्ट की बात करी। अब बात आती है कि पूरे यूरोप के समाज पर, पूरी यूरोपियन सोसाइटी पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। पहले विश्व युद्ध ने क्या किया? यूरोपीय समाज पर भी और वहां की यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? यूरोपीय समाज पर, अब समाज में हर एक व्यक्ति की बात होगी, सिपाही भी समाज का ही हिस्सा होते हैं। युद्ध किसने लड़ा था? युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? सिपाहियों की थी, सैनिक की थी, आर्मी की थी। ठीक है, तो सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले, ठीक है, सिपाहियों को आम पब्लिक के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि युद्ध में शामिल कौन हुआ था? युद्ध में जान किसने गंवाई थी? और आगे जाके कुछ होता है तो देश की रक्षा कौन करता है? एक सिपाही ही करता है। ठीक है, तो इनको ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। फिर राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, क्योंकि युद्ध लड़ने कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? पुरुष ही जा रहे हैं, पुरुष ही सेना में भर्ती हो रहे हैं, पुरुष ही बाहरी कामों को देख रहे हैं, पुरुष ही देश का शासन संभाल रहे हैं। तो राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, यानी कि थोड़ा गुस्से वाला होना चाहिए, शक्तिशाली, ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। फिर मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। जी हाँ, खंदक क्या होते हैं बिल्कुल बताऊंगी अभी मैं। इस तरीके की बातें वहां पर हो रही थी, लेकिन सच्चाई क्या थी? जो खंदक की बात कही है कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। पिछली लाइन हमने क्या पढ़ी? मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। खंदक जहां पर सिपाही रह रहे थे,
ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो हम अभी क्या कहते हैं, कैंटोनमेंट एरिया कहते हैं उसको, हिंदी में अपन छावनी कहते हैं या बैरक कहते हैं। बैरक तो सुना होगा आपने, राइट। तो ये खंदक क्या है, सिपाहियों के या सैनिकों के रहने के स्थान है। ठीक है, तो सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। जी हाँ, ये जो खंदक थे या ये कैंटोनमेंट एरिया थे या हम जिन्हें बैरक कहें या छावनी कहें, वो कहाँ बनाए गए थे, जहाँ युद्ध के स्थल थे, जहाँ युद्ध होता था, उन्हीं के आसपास बनाए गए थे। अब डेली हजारों लोगों की मृत्यु उस युद्ध में हो रही है, हजारों संख्या में लाशें बिखरी हुई हैं। ठीक है, मानव शरीर लाशों के रूप में सड़ रहा है, चूहे होंगे, कीड़े होंगे, उसके बीच उन खंदकों में उन सैनिकों को, उन सिपाहियों को अपनी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे सिपाही। जी हाँ, वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। अब युद्ध स्थल है, जहरीली गैस तो होगी ही वहां पर, ठीक है, दुश्मनों की गोलीबारी होगी, हथियार होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, तो अपने साथियों को पल पर मरते देख रहे थे। इतनी खतरनाक जिंदगी सैनिक जी रहे थे। क्लियर हो रही है बात? अपन को सिर्फ पढ़ने में मिलती हैं ये चीजें। ठीक है कि भाई साहब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक, हो गया, हमने पढ़ लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 1945 तक। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? लेकिन जिन्होंने वो जिंदगी जी है, अपन ने सिर्फ ये चीजें किताबों में पढ़ी हैं, इमेज देखी है इनकी, तस्वीरें देखी हैं इनकी, लेकिन क्या वास्तव में वो दृश्य हमने देखा है? उस दृश्य में हम पले बड़े हैं? नहीं। जैसे कि अभी कोरोना महामारी का समय था, हमने वो चीज देखी है, लेकिन आगे हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी उनने वो चीज नहीं देखी। हम आने वाली जनरेशन को जब वो कहानी सुनाएंगे तो उन्हें वो बहुत नॉर्मल लगेगी। ठीक है, लेकिन असल जिंदगी हमने वो जी है कि उस समय कैसा माहौल था, तो उससे भी कहीं गया बीता माहौल। कोरोना महामारी भी किसी विश्व युद्ध से कम नहीं थी, क्योंकि पूरे विश्व में फैली थी। ठीक है, तो 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान सिपाहियों की हालत कुछ ऐसी थी। क्लियर है? चलिए, अब हम जानते हैं इसमें राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। राजनीतिक रेडिकलवाद, यहाँ पर ब्रैकेट में दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, आमूल परिवर्तनवाद। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है राजनीतिक रेडिकलवाद। तो रेडिकलवाद भी एक तरीके का कंसेप्ट है, एक विचारधारा है, एक अवधारणा है, जो थोड़े बहुत चेंजेस में, आमूल परिवर्तनवाद यानी कि थोड़े बहुत परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। अगर इसके विपरीत हम बात करें स्टेरियोटाइप की, किसकी? रूढ़िवादी की, तो रूढ़िवाद बिल्कुल भी परिवर्तन में विश्वास नहीं करते हैं। वो पुरानी प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार ही आगे का जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत रेडिकलवाद की जब हम बात करते हैं, तो रेडिकलवाद थोड़े बहुत चेंजेस में विश्वास रखते हैं। अब दो बातें हमें यहाँ पर सीखनी है, राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। तो चलिए इसको भी समझते हैं। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। जब जर्मनी में वीमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर, हमने पढ़ा था ना पिछला चैप्टर, यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि रूस में क्रांति कब हुई थी, रूसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, जल्दी से। ठीक है, तो जब वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी, क्योंकि रूस में बोल्शेविक ने बोल्शेविक क्रांति करी थी। ठीक है, तो जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग ने, ठीक है, अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगे। जैसे रूस में बोल्शेविक थे, उसी तरीके से जर्मनी में स्पार्टकिस्ट थे। इन्होंने अपना एक लीग बनाया, स्पार्टकिस्ट लीग, और उन्होंने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम भी दिया। ठीक है, फिर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। सोवियत का मतलब क्या होता है? पिछले चैप्टर में हमने जाना था रूसी क्रांति में, सोवियत का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, सोवियत का मतलब क्या होता है?
सोवियत का मतलब होता है एक परिषद, या इसको हम एक तरीके की समिति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की क्या बनाई गई? समिति, परिषद या सोवियत बनाई गई, जिनका हिस्सा कौन होते थे? मजदूर या नाविक ही होते थे। ठीक है, फिर बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। क्या बात कही गई है? बर्लिन, बर्लिन क्या है बताओ जल्दी से कमेंट करके। जर्मनी और बर्लिन का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, बता दो जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, तो बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंजने लगे थे, क्योंकि मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई थी। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? ये देखो, जिस स्पार्टकिस्ट लीग की हमने बात करी है, ठीक है, तो उसी स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई एक रैली का ये दृश्य है। ठीक है, जिस तरीके से रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी वोल्शेविक के नेताओं के द्वारा, ठीक उसी तरीके से जर्मनी में स्पार्टकिस्ट के द्वारा स्पार्टकिस्ट लीग की स्थापना करी गई, जिसमें मजदूरों और नाविकों की सोवियत का निर्माण किया गया। तो एक बहुत बड़ी ये एक रेडिकल संगठन था, और रेडिकल संगठन यानी कि जो थोड़े बहुत परिवर्तन में विश्वास करते थे। अभी हमने राजनीतिक रेडिकल यानी कि आमूल परिवर्तनवाद की बात आपसे करी थी। बस ये जो स्पार्टकिस्ट लीग है वो एक तरीके का रेडिकल संगठन है जो थोड़े बहुत परिवर्तन में विश्वास करता है। तो स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई ये एक रैली का दृश्य है। ठीक है, तो प्रशियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित एक रैली है। ठीक है, 1918-1919 के जाड़ों में यानी कि ठंड में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था और राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना की घटना बन गया। इस तरीके के प्रदर्शन रोज किए जाने लगे थे। अब देखें, समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। वहां के जो समाजवादी थे, डेमोक्रेट्स थे, यानी कि प्रजातंत्र का जो क्या करते थे, प्रजातंत्र के समर्थन में थे। ठीक है, और कैथोलिक गुटों ने, कैथोलिक यानी कि ईसाई संप्रदाय का एक ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो यहां पर बात हो रही है कैथोलिक की। तो समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्रीकोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। पुराने सैनिकों के संगठन का नाम क्या था? फ्रीकोर। तो जो स्पार्टकिस्ट लीग के द्वारा एक क्रांति लाई गई थी कि मजदूरों और मजदूरों और नाविकों की एक सोवियत बननी चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके के संगठन का यानी कि रेडिकल संगठन का स्पार्टकिस्ट लीग क्या था भैया? क्या था? ये एक तरीके का रेडिकल संगठन था। क्या था ये? रेडिकल संगठन था। ठीक है, तो वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्रीकोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस विद्रोह को रेडिकल संगठन ने जो विद्रोह चालू किया था उसको कुचल दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली कि भैया अब तो हम यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डालेंगे। और राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और ज्यादा बल मिला। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? यानी कि इन्होंने भी हार नहीं मानी, ये भी आगे बढ़ते रहे। अब देखो, अब बात आती है आर्थिक संकट की। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो आर्थिक संकट तो हुआ ही था और जर्मनी पर जो शर्तें थोपी गई थी उसमें जर्मनी ने अपना काफी कुछ खो दिया था, यानी कि ये समझ लो सब कुछ खो दिया था। ठीक है, तो जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। ठीक है, आर्थिक संकट की बात हो रही है।
तो इस दोहरे बोझ से एक तो कर्ज लेके युद्ध लड़ा, स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना चुकाना पड़ा, तो दोहरा कर्ज हो गया, दोहरा बोझ हो गया। तो इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच चुके थे और आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। अब 1923 का दौर ऐसा आया कि जर्मनी अब हार गया था कि भाई साहब अब हम कर्जा नहीं चुका सकते, हमारे स्वर्ण भंडार खाली हो चुके हैं, हम कहां से चुकाएं। ठीक है, तो 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया कि अब हम और पैसा नहीं चुका सकते और इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, जर्मनी का मुख्य औद्योगिक इलाका क्या है? रूर। जी हाँ, ठीक है। तो किसने कब्जा कर लिया? फ्रांसीसियों ने। क्यों कर लिया? क्योंकि 1923 में जर्मनी ने कह दिया मित्र राष्ट्रों से कि भाई साहब अब हम और पैसा नहीं चुका सकते, हमारे पास नहीं है अब कुछ चुकाने के लिए। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया? जर्मनी का जो प्रमुख औद्योगिक इलाका था रूर, उस पर कब्जा कर लिया। अब चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, पूछा जाए, कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? जर्मनी का मुख्य औद्योगिक प्रदेश है रूर। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अब जर्मनी के पास कुछ बचा नहीं है, जर्मनी के स्वर्ण भंडार खाली हो चुके हैं, जर्मनी के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया है। तो अब जर्मनी क्या करेगा? जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना चालू कर दिया। अब किसी देश में पैसा नहीं बचेगा, कर्ज उसको कहीं से मिलेगा नहीं, कर्ज वो चुका ही नहीं पाएगा, तो क्या करेगा वो देश? मुद्रा को छापेगा, नोटों को छापेगा कि नहीं छापेगा? ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया? बड़े पैमाने पर पैसा छापना चालू कर दिया, मुद्रा छापना चालू कर दिया। क्लियर? अब देखो, अतिरिक्त धन प्रिंट का प्रभाव। अब जो ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट किया जा रहा है, यानी कि मुद्रा प्रिंट करी जा रही है, मुद्रा छापी जा रही है, उसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? तो देखें, जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। उस समय जर्मनी की मुद्रा क्या हुआ करती थी? मार्क। क्या हुआ करती थी? मार्क। क्या है ये? मुद्रा। ठीक है, तो अब जर्मनी के पास पैसा बचा नहीं था। ठीक है, जर्मनी के स्वर्ण भंडार खाली हो चुके थे, जर्मनी के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूर पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था। जर्मनी ने अतिरिक्त मुद्रा छापना शुरू कर दिया और अतिरिक्त मुद्रा छापने का नतीजा क्या निकला? जब ज्यादा से ज्यादा पैसा छापा गया तो वहां की मुद्रा का नाम था मार्क उस समय। ठीक है, हमारे भारत देश की मुद्रा का नाम क्या है? करेंसी का नाम क्या है? रुपया। अमेरिका में डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है। ठीक है, तो उस समय जर्मनी की मुद्रा का नाम था मार्क। तो मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा क्योंकि बाजार में सप्लाई नोटों की बहुत ज्यादा होने लगी, मुद्रा की सप्लाई ज्यादा होने लगी। ठीक है, तो उसका मूल्य जो है गिर गया। फिर अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। उस समय अप्रैल के दौरान की हम बात करें, 1923 के दौरान की बात करें, तो उस समय एक अमेरिकी डॉलर की, जैसे हमारा 1 रुपया होता है ना, 1 रुपए की कीमत यहाँ पर कितनी? 1 रुपए ही है, वहां 1 डॉलर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए एक सवाल और पूछती हूँ आपसे कि 1 डॉलर बराबर प्रेजेंट में कितने भारतीय रुपीस होते हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी थी? जर्मनी के 24,000 मार्क के बराबर थी। 1 मार्क नहीं, 1 डॉलर बराबर 1 मार्क नहीं, 1 डॉलर बराबर 24,000 मार्क थे। जी हाँ, जो जुलाई में और ज्यादा बढ़ गया। देखो भाई, 3,53,000 मार्क। अगस्त में 46,21,000 मार्क। दिसंबर में पढ़ो भैया, कितना हो गया?
पढ़ो, जल्दी पढ़ के बताओ कितना लिखा है फटाफट से। देखो भैया कैसे तेजी से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। 24,000, 3,53,000, फिर कितनी है ये? देखो जल्दी, इसका कमेंट आया कि नहीं? $1 बराबर कितने रुपीस प्रेजेंट में भारतीय मुद्रा में है? और साथ ही साथ एक और कमेंट करके आपको बताना है कि जर्मनी की प्रेजेंट करेंसी क्या है। ठीक है, ठीक है। तो दिसंबर में जो है 9,88,60,000 मार्क हो गई थी। कितनी? 9,88,60,000 मार्क हो गई थी। और इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे थे। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने ज्यादा से ज्यादा मुद्रा प्रिंट करी, ज्यादा से ज्यादा पैसा छापा जर्मनी ने। क्लियर हो रही है बात? ज्यादा से ज्यादा पैसा छापा, ज्यादा से ज्यादा मार्क जो वहां की मुद्रा थी छापा, तो मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क अप्रैल में, जुलाई में 3,53,000, एक महीने बाद 46,21,000, दिसंबर में 9,88,66,000 मार्क हो गई। यानी कि एक डॉलर के खरबों मार्क मिलने लगे थे। जी हाँ, और जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। बिल्कुल, जब पैसे की वैल्यू गिरेगी, यानी कि मुद्रा की वैल्यू गिरेगी, तो चीजों के दाम जो है बढ़ेंगे, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। तो जर्मनी और ज्यादा गर्त में जाता गया। यह प्रभाव पड़ा था जर्मनी पर अतिरिक्त धन प्रिंट करने का। क्लियर? और इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति नाम दिया गया। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? पहली बात आती है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। अब जब $1 की वैल्यू अप्रैल से लेके, अप्रैल में कितनी थी? 23,000, 24,000, और दिसंबर में कहां पहुंच गई? 9,88,60,000 मार्क तक पहुंच गई। तो क्या होगा भाई? ज्यादा से ज्यादा महंगाई होगी। तो इस संकट को बाद में क्या नाम दिया गया? अति मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई की चरम स्थिति नाम दिया गया। और जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं, तो इस स्थिति को क्या नाम दिया जाता है? अति मुद्रास्फीति नाम दिया जाता है। यानी कि हर एक चीज की कीमत बेहिसाब बढ़ जाए, नाप शनाप बढ़ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा महंगाई कहेंगे। तो अतिरिक्त धन प्रिंट के प्रभाव के कारण जर्मनी की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई और ज्यादा से ज्यादा महंगाई वहां पर बढ़ गई। ऑलराइट, चलिए अब देखो भाई, अमेरिका ने की जर्मनी की मदद। अब जर्मनी हो चुका है परेशान, अब अमेरिका करेगा इनकी मदद। ठीक है, तो जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने देखा कि भाई साहब, अब जर्मनी को सबक मिल चुका है युद्ध शुरू करने का। ठीक है, क्योंकि जर्मनी की स्थिति कहीं की ना रही, ना घर के ना घाट के। तो अमेरिका ने देखा कि भाई साहब, अब इन्हें सबक मिल चुका है। ठीक है, तो जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया कि भाई साहब अब रुको, अब हम आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अमेरिका ने क्या करी? इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। कौन सी योजना? डॉप्स योजना, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय करा गया। क्योंकि जर्मनी पर जो हर्जाने की शर्तें थी, बहुत लंबी चौड़ी शर्तें थी। ठीक है, अब जर्मनी के पास कुछ भी बचा नहीं था, तो जर्मनी ने पैसा छापना चालू कर दिया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मुद्रा छापनी चालू कर दी। उसकी वैल्यू भी गिर गई, खरबों में हर्जाना भरना पड़ रहा था अब। ठीक है, तो अब अमेरिका को दया आ गई, अमेरिका आया आगे। अमेरिका ने कहा कि भाई साहब, अब जर्मनी का ये आर्थिक संकट जो है हमें ही दूर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर्जाने की शर्तें, यानी कि जो जर्मनी पर युद्ध का हर्जाना थोपा गया है, उन शर्तों को हम दोबारा से तय करते हैं, कुछ उसमें परिवर्तन लेके आते हैं। ठीक है, तो मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। कब? जब अमेरिका ने हस्तक्षेप करा, तो जर्मनी की हालत थोड़ी सी ठीक रही, मतलब स्थिरता रही, बैलेंस थोड़ा बना रहा। ठीक है, तो जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था।
ठीक है, क्योंकि यूरोप में विश्व युद्ध हुआ था, अमेरिका में तो हुआ नहीं था, अमेरिका ने बस एंट्री मारी थी उसमें। क्लियर हो रही है बात? तो जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आधारित था। और जब 1929 में, कब की बात हो रही है? 1929 की। तो जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, क्या है ये? शेयर बाजार है एक, शेयर बाजार का नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हुआ, ये शेयर मार्केट नीचे गया, तो जर्मनी को मिल रही है मदद भी रातों रात बंद हो गई। क्यों? मदद कहां से मिल रही थी? अमेरिका से। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहां का शेयर मार्केट है? अमेरिका का। अब अमेरिका का शेयर मार्केट नीचे गिर गया है, तो जो जर्मनी को मदद मिल रही थी अमेरिका से, वो भी रातों रात बंद हो गई। ऑलराइट, यानी कि जर्मनी को एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा था। अब देखो, जो मंदी के साल थे उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखें, 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। क्यों? क्योंकि वॉल स्ट्रीट मार्केट जो है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है, शेयर मार्केट नीचे गिर गया था। तो 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में कितने शेयर बेच दिए? 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए। ये शेयर हैं, शेयर की वैल्यू नहीं है ये 1.3 करोड़, 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए। ठीक है, ये क्वांटिटी है। तो कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे, क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की कीमत जो है गिरने लगी थी, शेयर मार्केट नीचे गिरने लगा था। तो जिन लोगों ने शेयर खरीद के रखे थे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, वो जल्दी जल्दी अपने शेयर बेचने लगे कि और ज्यादा कीमत घटे, इसके पहले ही हम अपने शेयर बाहर निकाल दें। तो कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे, और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। ये थी शुरुआत, अभी तो पिक्चर बाकी है भैया। ठीक है, तो 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। अमेरिका जो एक शक्तिशाली देश हुआ करता था, रातों रात वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के शेयर नीचे गिरने के कारण, ठीक है, अमेरिका की राष्ट्रीय आय 3 सालों में आधी रह गई, 50% हो गई थी वहां की नेशनल इनकम। ठीक है, 1929 से 1932 तक कई सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। निर्यात गिरता जा रहा था, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट गिरता जा रहा था, दूसरे देशों को वो सामान नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई। सामान बनेगा ही नहीं तो जाएगा कैसे? बाहर कैसे जाएगा? बाहर कैसे एक्सपोर्ट या निर्यात होगा? किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। ठीक है, अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया था, क्योंकि अमेरिका उस समय शक्तिशाली देश हुआ करता था, अभी भी है, नो डाउट। ठीक है, तो अमेरिका की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसमें मंदी का जो असर आया वो पूरे विश्व में महसूस किया गया था। ऑलराइट, अब जर्मनी पर इस मंदी का क्या असर पड़ा? जो पूरे विश्व में मंदी आई है, अब सिर्फ जर्मनी या अमेरिका की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व की आई है। तो वैश्विक आर्थिक मंदी का जर्मनी पर क्या असर पड़ता है, देखते हैं। तो इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जर्मनी पर तो सबसे बुरा पड़ना ही था। क्यों? क्योंकि जर्मनी खुद कर्ज में डूबा हुआ था, कर्ज चुका नहीं पा रहा था, नई मुद्रा छापी, इतनी छापी कि उसकी वैल्यू भी गिर गई। ठीक है, फिर अमेरिका ने इनकी मदद करी। अमेरिका जैसे इनकी मदद करने को आगे आया तो अमेरिका का ही शेयर बाजार धराशायी हो गया और अमेरिका की नेशनल इनकम ही आधी हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, एक्सपोर्ट बंद हो गया। ठीक है, अमेरिका की हालत भी खराब हो गई, तो अब जर्मनी की हालत क्या होगी? और ज्यादा खराब होगी, सीधी सी बात है। तो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव मंदी का किस पर पड़ा? जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। क्या बताया गया है? 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। जो 1929 में 40% ज्यादा था, 40% कम हो गया। फिर मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे, या तो उनको काम से ही निकाल दिया जाता था, उनको काम ही नहीं मिलता था, या फिर वेतन, उनकी सैलरी कम होती जा रही थी। फिर
बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। कितनी? 60 लाख तक संख्या किनकी? अनएम्प्लॉयमेंट की। जी हां, जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो कहने लगे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। जी हाँ, क्योंकि 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे, उनके पास काम नहीं था, जिनके पास काम था उनकी सैलरी आधी हो चुकी थी। लोग अपनी जिंदगी कैसे चलाते? तो लाखों लोग ऐसे दिखने लगे थे जो ये कहते थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। क्लियर हो रही है बात? ये देखो भाई, लाइन लगी है, यहां पर एक काले रंग की मेज दिख रही होगी। ये लोग लाइन लगाए हैं, रस्सी के सहारे अपना सर टिकाए हुए हैं। ठीक है, लाइन पर सोते लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को ना तो वेतन की उम्मीद रहती थी, ना ही ठौर ठिकानों की, और जाड़ों में जब उन्हें सिर छिपाने की जगह चाहिए होती थी तो इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। जी हाँ, ये हालत हो गई थी लोगों की, काम ही नहीं मिल रहा था लोगों को। ठीक है, तो यहां पर क्या बात कही गई है कि जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, इन शब्दों की तख्ती गले में लटकाए रहते थे। गले में उनके एक तख्ती रहती थी जिस पर लिखा होता था कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, ठीक है, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। क्या करेंगे? वो फ्री हैं, काम है नहीं, ताश खेलेंगे, झुंड लगा के खड़े रहेंगे, बातें करेंगे, या फिर जहां नौकरी मिलती है, जिन ऑफिस में रोजगार के दफ्तर, दफ्तर का मतलब होता है ऑफिस, उसके बाहर लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते थे। और जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, यानी कि मुद्रा का मूल्य नीचे गिरता जा रहा था, मध्य वर्ग, खास तौर से वेतन भोगी कर्मचारी जिनको वेतन मिलता था और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू नीचे गिरती जा रही थी। तो जो मध्यम वर्ग थे, खास तौर से जो वेतन भोगी कर्मचारी थे, जिनको सैलरी मिलती थी या जिनको पेंशन मिलती थी, उनकी बचत भी कम होती जा रही थी, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू नीचे गिर रही थी और महंगाई तेजी से ऊपर बढ़ रही थी। तो लोगों का जो पैसा था वो खर्च हो रहा था, कीमतें बढ़ रही थी। ठीक है, फिर कारोबार ठप्प हो जाने, कारोबार ठप्प यानी कि कारोबार खत्म हो जाने से या बंद हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। जिनका खुद का छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है, या जिनका जो स्वयं के किसी रोजगार के काम में लगे हैं, या जो व्यापारी हैं, उनकी हालत भी खराब होती जा रही थी। बड़े व्यवसाय भी संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। किसानों को एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, कृषि उत्पादों की कीमत भी गिरती जा रही थी। कृषि कार्य कौन करता है? किसान। तो उनके प्रोडक्ट जो हैं उनकी भी कीमत धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही थी, तो वो भी परेशान थे। यानी कि सीधी सी बात ये कही जा सकती है कि जर्मनी में उस समय जितने भी कामकाजी लोग थे, जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी, हर तरीके से नीचे गिरती जा रही थी। किसके कारण? इस वैश्विक मंदी के प्रभाव के कारण। अब बात आती है कि वहां की राजनीति पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। राजनीति पर मंदी का प्रभाव। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। क्या बताया गया है? राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल लेवल पर वीमर गणराज्य जो है एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ कमियां थीं। ठीक है, जो वाइमर में संविधान बना था, वाइमर गणराज्य का उदय हुआ था, उसमें क्या कमियां थी? एक तो ये था कि इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी, और इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। कोई एक पार्टी मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार नहीं बना पाती थी। क्यों? क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि जितनी भी कम्युनिटी के लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है, सभी का बराबर रिप्रेजेंटेशन वहां की पार्लियामेंट में होगा। इसके कारण कोई भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती थी, बहुमत नहीं मिल पाता था। ठीक है, और हर बार इससे क्या हो रहा था? गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी।
गठबंधन सरकार कब बनती है, यानी कि जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है सरकार बनाने के लिए, यानी कि उतनी पर्याप्त वोटें नहीं मिलती हैं। मान लो कि 100 सीट हैं तो मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए, मान लो कि 100 सीट्स हैं लेकिन मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए, बहुमत के लिए कितनी चाहिए, बहुमत के लिए चाहिए भाई साहब 50+1 यानी कि 51 चाहिए। अब यहां पर क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, यानी कि सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसके कारण मेजॉरिटी मिल नहीं पाती थी कि सरकार मेजॉरिटी की बन पाए। तो जब मेजॉरिटी नहीं मिलेगी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो बनेगी गठबंधन की सरकार, यानी कि वहां पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होंगी, मान लो कि वहां पर 4 पॉलिटिकल पार्टी हैं तो ये आपस में मिलके अपनी सरकार बनाएंगी। ठीक है, तो हर बार गठबंधन की सरकार वहां पर सत्ता में आ रही थी। ऑलराइट, और दूसरी समस्या थी अनुच्छेद 48 की वजह से वहां के संविधान का जो आर्टिकल 48 था। ठीक है, तो 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। और अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडल के हाथों में रहा। कितने मंत्रिमंडल? 20 मंत्रिमंडल के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास अब खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। एक मजबूत सरकार, एक तरफा सरकार ही नहीं बन पा रही थी, तो वो देश कैसे चलता। तो इस तरीके के समस्याओं का सामना राजनीतिक रूप से भी जर्मनी के लोगों को करना पड़ रहा था। ऑलराइट, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या जाना, बताओ बताओ बताओ, क्या क्या जाना। शुरुआत कहाँ से करी थी? वाइमर गणराज्य के जन्म से हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, यही हमारा टाइटल था आज का। उसके बाद हमने प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा करी, प्रथम विश्व युद्ध क्यों और कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किन देशों के बीच हुआ, जर्मनी पर इसका क्या असर पड़ा, जर्मनी की हार हुई थी, जर्मनी को हर्जाना भरना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वैश्विक आर्थिक मंदी के बारे में जाना। ठीक है, पहले जर्मनी में तो आर्थिक मंदी थी ही, उसके बाद अमेरिका ने जब जर्मनी की हेल्प करना चाहिए तो अमेरिका में भी आर्थिक मंदी आ गई। उसके बाद इस अमेरिका की आर्थिक मंदी का असर पूरे विश्व पर पड़ा। फिर उस वैश्विक आर्थिक मंदी का असर जर्मनी पर कैसे पड़ा, जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था पर कैसे पड़ा, ये सारी बातें आज के इस चैप्टर में हमने जानी है। ऑलराइट, तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको कि नहीं है, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो भी बात आपको मुझे कमेंट करके बता देनी है। आपके हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया जाएगा। ऑलराइट, तो आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही क्या, कल ही इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत हमारे साथ जुड़ जाएं। ऑलराइट, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हर एक मीडियम में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? इतने सारे बोर्ड के सिलेबस है और इतने सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास हैं। सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।